हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो जैसा कि एनसीईआरटी 6 टू 12 साइंस सीरीज में हमने ऑलरेडी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान जो है उसका हर एक टॉपिक हमने समझ लिया हुआ है। हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में समझा हुआ है, हर एक ऑप्शन पर चर्चा किया हुआ है। एनसीईआरटी 6 टू 12 साइंस सीरीज करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जिस भी टॉपिक का आपको एनसीईआरटी साइंस का वीडियो चाहिए 6 टू 12 का आपको मिल जाएगा। आज के इस सेशन में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जितने भी टॉपिक है, चाहे मापन हो गया, बल एवं गति, ऊष्मा, रंग, प्रकाश, विद्युत धारा, ध्वनि, नाभिकीय भौतिकी, गुरुत्वाकर्षण, हर एक टॉपिक को अब हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो आज के सबसे पहले इसमें हम समझेंगे बल एवं गति के बारे में। इस पर चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पर बल एवं गति, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने बनाया हुआ है और हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद फिर हम मापन, ऊष्मा, जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक करके सबको देखेंगे। फिर भौतिक विज्ञान के बाद हम केमिस्ट्री का सीरीज लाएंगे, केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं उसको चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं बल एवं गति। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कारण है, जड़त्व, वेग या प्रतिक्रिया या गति की, जिसके कारण व्यक्ति जो है चट्टान पर प्रहार करता है तो चोटिल हो जाता है। तो ये हम सबने न्यूटन बाबा के बारे में बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार ये क्या है, सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एक जो होता है विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। तो इसी की देन है, जो इसी के कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर अगर प्रहार करता है या किसी चीज पर प्रहार करता है तो वो चोटिल हो जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो गति का, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस पर प्रहार करेगा तो उसको भी चोट लगेगी, प्रतिक्रिया मिलेगा आपको भी। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रतिक्रिया के साथ हम जाएंगे कि सदैव प्रत्येक क्रिया को एक समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिमाण में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या है? त्वरित नहीं हो सकती है, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी या वेग असमान रहेगा। सॉरी अगर स्पीड थोड़ी सी तेज हो तो मैं कोशिश करूंगी धीरे हो, पर वीडियो काफी लेंदी हो जाता है, काफी बड़ी हो जाएगी तो देखने में भी दिक्कत होगी, इसीलिए स्पीड थोड़ा सा ज्यादा अप तो नहीं होगा पर हाँ ठीक रहेगा। इसके बाद इसको समझते हैं कि एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या होता है, त्वरित नहीं हो सकती है, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी या वेग जो है वो असमान रहेगा। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा है, एक समान गति के साथ एक वस्तु जो है वो त्वरित हो सकती है। अब क्यों हो सकती है इसको समझते हैं कि यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिसे एक समान त्वरित गति यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। क्लियर है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा। निम्नांकित में कौन आभासी बल है? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल या मजबूत परमाणु बल। आपको बताने की इनमें से कौन सा जो है वो आभासी बल है। तो अपकेंद्रीय बल जो है ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि आभासी बल है। किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल जो है एक काल्पनिक आभासी बल होता है। अगर यहाँ पे आपसे काल्पनिक भी पूछता है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यहीं पे यही सही होगा, अपकेंद्रीय बल। इसकी दिशा जो है अभिकेंद्रीय बल जो होता है उसकी विपरीत दिशा में होती है। और जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन हो गया, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है वो अपकेंद्रीय बल के ही सिद्धांत पर काम करती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जो हमारा वॉशिंग मशीन है, देखते हैं कपड़ा सूखता है उसमें वो, और जो मम्मी लोग दूध से मक्खन निकालती हैं, मक्खन निकालने वाली मशीन है, वो सब क्या है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा हमसे न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में न्यूटन के गति के तीसरे नियम को समझा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पहला नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा से है, कार्य से है, गति से है या जड़त्व से है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। इस नियम के अनुसार अभी मैंने आपको कहा था कि जो
पहला क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने प्रतिक्रिया को समझा कि क्या होता है, कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो उसे प्रतिक्रिया मिलती है, इसीलिए वो चोटिल हो जाता है। इसमें एक ऑप्शन था हमारा जड़त्व। तो अब यहाँ पे जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन की गति का तो पहला नियम हो गया, लेकिन इसको समझते हैं कि इस नियम के अनुसार होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार जो है कोई वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य शुभ बल होता है, लगातार उसकी स्थिति में परिवर्तन उससे न किया जाए। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में, तथा यदि अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई हम बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते, तब तक वो सेम एज इट इज रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? आगे की ओर, पीछे की ओर, केंद्र की ओर या केंद्र से विपरीत? अक्सर हमसे एग्जाम में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री उसी से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पूछा है कि एक साइकिल चालक जो है उसको वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए, तो उसको वृत्तीय गति में जो है वो केंद्र की ओर, ऑप्शन सी जो हमारा है, केंद्र की ओर झुकना चाहिए। जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अभी हमने अपकेंद्रीय बल को समझा था कि क्या होता है और क्या क्या अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें हमने आपको बताया था कि दूध से जो मक्खन निकालने की मशीन होती है, चाहे वॉशिंग मशीन, कपड़ा सुखाने वाली मशीन जो हमारा है, वो सब अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। लेकिन ये जो है, अगर कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को जो है वो केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है, एक समान वेग व चर त्वरण, एक समान गति और अचर वेग, एक समान गति और चर वेग, एक समान गति और चर त्वरण। तो वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु का उदाहरण हमसे पूछा है, एक समान गति और चर वेग, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की दिशा जो है वो सदैव ही बदलती रहती है, तथा वह वस्तु किसी निश्चित व स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहती है। लेकिन वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। वृत्तीय गति का एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग, द्रव्यमान ऊर्जा या रेखीय संवेग संरक्षण पर? तो जो रॉकेट है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन जो डी हमारा सही हो जाएगा। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। इस नियम के अनुसार अभी हमने समझा हुआ था कुछ पॉइंट 6 में, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, इसी कारण नीचे की ओर गतिशील गैस जो है रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का जो पुश करता है, धक्का प्रदान करता है, तथा रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण रॉकेट का जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित होता रहता है, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग और जो त्वरण है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तीसरा नियम के अंतर्गत, तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ये सिद्धांत कार्य करता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण। क्लियर है? एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? नाव के आयतन के, नाव के भार के, नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, या नाव के घनत्व के? हमसे पूछा यहाँ पे कि एक नाव जो है वो जल में नहीं डूबेगी। कब नहीं डूबेगी? जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो उसके द्वारा जो विस्थापित जल है जब नाव के भार के बराबर होगा, तो वो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, नाव जो है जल में नहीं डूबेगी। अब यहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत आएगा, इसको एक बार समझते हैं कि जब एक नाव
अथवा कोई भी जो वस्तु है, किसी तरल जो फ्लूइड होता है में उसमें तैरेगी तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल जो है वो लगाया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे जाती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार जो है वो वस्तु के भार के बराबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही, नाव के भार के बराबर। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा, नाव के भार के बराबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी मूल आधारी बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल? तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल आया है तो यही ऑप्शन हमारा सही भी होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल पर ऑलरेडी हमने इसका टॉपिक जो एक अलग से है उस पर चर्चा कर लिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन को उसमें भी हमने गुरुत्वाकर्षण क्या है ये सारी चीजें हमने समझी हुई है। तो अगर आपको फिजिक्स में ऑलरेडी इससे गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन बनते हैं, हम सभी को पता है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन के विषय में जानना हो या ये टॉपिक समझना हो तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको वीडियो, मैं लिंक दे दूंगी, आप इजीली वहां से पा सकते हैं। चलिए इसको एक बार समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये प्रकृति में 4 मौलिक अथवा जिसे हम संपर्क बल कहते हैं वो पाए जाते हैं। 4 गुरुत्वाकर्षण हो गया, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और एक होता है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे कमजोर बल परंतु अनंत परास वाला होता है, और जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है वो क्या होता है, वो दूसरा सबसे कमजोर बल होता है लेकिन ये कम परास वाला होता है। जबकि विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, शक्तिशाली बल और अनंत परास वाला होता है, और प्रबल नाभिकीय नाम में प्रबल है तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली बल होता है परंतु इसका जो परास होता है वो कम होता है। इस चीज को आप थोड़ा बहुत एक बार सुन लेंगे, ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकेंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या है? ऑप्शन ए है औसत वेग एक चरण पूरा करने में लिए समय पर निर्भर है। ऑप्शन बी में 1 है, सी में औसत वेग औसत गति के समान है या 0। तो वृत्ताकार गति में औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण में पूर्ण करने के लिए 0 होगा, क्योंकि वृत्तीय गति जो होता है उसमें विस्थापन जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा क्या है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेप्य यानी कि प्रोजेक्टाइल का पथ कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊंचाई, परास, प्रक्षेप्य, वज्र या उड़ान? तो प्रक्षेप्य यानी कि प्रोजेक्टाइल जो है वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है, और ये प्रक्षेप्य गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र जो कर्व्ड पाथ होता है उस पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप्य वक्र यानी कि प्रोजेक्टाइल कर्व हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है प्रक्षेप्य वक्र यानी कि प्रोजेक्टाइल कर्व हमारा सही हो जाएगा। प्रक्षेप्य का पथ क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल कर्व, प्रक्षेप्य वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? घूर्णन गति, घुमाव गति, प्रक्षेप्य गति या रूपांतरित गति? रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पे है सही हो जाएगा। इसको समझते हैं कि रेल की गति जो रूपांतरित गति है उसका उदाहरण है, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये क्या है, रेल की गति जो है हमारा वो रूपांतरित गति का उदाहरण होता है। और ये रूपांतरित गति ऑलरेडी 2 प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन से? एक सरल रेखीय गति होता है और एक जो होता है वो वक्रीय गति होता है। अभी तभी से हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी वक्रीय गति, 2 क्वेश्चन में वक्रीय गति पर चर्चा किया हुआ है, तो हमें समझ में आया होगा। फिर भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले सरल गति क्या होता है? सरल रेखीय गति में जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो वो सरल रेखीय गति होती है। नाम में ही स्पष्ट है हमारा। वक्रीय गति क्या होता है? जब गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो उसे हम वक्रीय गति कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक
वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका त्वरण बढ़ता है या इसका त्वरण घटता है या इसका वेग परिवर्तित होता रहता है या इसका वेग एक समान रहता है। तो एक समान वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो अपरिवर्तित रहती है, परंतु उसकी जो दिशा है, डायरेक्शन लगातार परिवर्तित होती रहती है। इसलिए वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है और त्वरण जो है वो शून्य रहता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सी जो है इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, सही हो जाएगा। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग जो है वो परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति बतानी है आपको। क्या है? सीधी रेखीय गति है, प्रक्षेप्य गति है, उच्च परवलयाकार गति है या क्षैतिज गति है। तो यहाँ पे प्रक्षेप्य गति हो जाएगा। तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति क्या है? प्रक्षेप्य गति। अभी हमने प्रक्षेप्य गति को समझा था, ठीक है। तो ये क्या होता है? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तोप के गोले की गति जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण होता है और जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें वस्तु जो है वो परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वो क्या होता है? धरातल से कोण बनाते हुए गति करता है। कर्व अभी हमने बताया, समझा था कि इसके पहले क्वेश्चन में कि प्रोजेक्टाइल कर्व क्या होता है, आगे हमने यहाँ पर समझा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझ आ रहा है कि वो धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है जिससे एक परवलयाकार पथ का भी सृजन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा जो है, तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति जो है वो प्रक्षेप्य गति है, उसका उदाहरण है। क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अभी हमने क्रिया प्रतिक्रिया का भी क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में समझा था कि क्या है क्रिया और प्रतिक्रिया का। अगर कोई व्यक्ति किसी चट्टान पर मार रहा है या कुछ कर रहा है तो उसे प्रतिक्रिया मिलती है, उसे भी चोट लगती है। तो यहाँ पे पूछा है, ऑप्शन में दिया है सदैव समान वस्तु पर लगते हैं, समान परिमाण वाले होते हैं, समान दिशा में होते हैं या सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अभी हमने समझा था। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव जो होते हैं वो समान परिमाण वाले होते हैं। क्या होते हैं? समान परिमाण वाले होते हैं। इस चीज को हम नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। क्या होते हैं? समान परिमाण वाले होते हैं, समान वस्तु वाले नहीं, न कि समान दिशा में होते हैं, न कि सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, परासरण या विसरण। तो अपकेंद्रण का ये सिद्धांत है। अभी हमने ऊपर अपकेंद्रीय बल के बारे में भी पढ़ा था। वॉशिंग मशीन जो सुखाने का कार्य करता है वो मशीन, और जो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन होती है, ये सब अपकेंद्रीय के उदाहरण हमने ऑलरेडी समझा हुआ है अपकेंद्रीय बल के, ठीक है। तो इसको समझने की खास जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लोलक घड़ियां यानी कि पेंडुलम जो क्लॉक्स हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। पर जो इसका लोलक घड़ियां होती है गर्मियों में ये सुस्त हो जाती हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि लोलक घड़ियां जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, इसी कारण ये गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्लियर है? इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी का पलायन वेग, ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे और बिना टाइम जाए किए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। और आपको जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कोशिका तंत्रिका तंत्र, जितने भी तंत्र है, कंकाल, श्वसन, रिप्रोडक्टिव, ये सारे आपको प्रजनन तंत्र जो है, ये सारे आपको एक एक टॉपिक
का वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो प्लीज़ एक बार से चैनल पर एनसीईआरटी 6 to 12 साइंस सीरीज है, प्लेलिस्ट तैयार है, करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे उष्मा के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहेंगे। जाते वक्त वीडियो क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जरूर करते जाएंगे। धन्यवाद।